अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस चैप्टर पे हमने बात करनी शुरू की थी, जिस टॉपिक पे हमने बात करनी शुरू की थी, दैट वाज सिस्टम यूनिट एंड इट्स कंपोनेंट्स, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सिस्टम यूनिट और उसके कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि सिस्टम यूनिट के कुछ कंपोनेंट्स को हमने एक्सप्लोर किया था, जिसमें हमने मदरबोर्ड एंड सीपीयू प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसे हमने डिटेल में देखा कि उसके फर्दर क्या कंपोनेंट्स हैं। हम अपने सिस्टम यूनिट के रिमेनिंग कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। रिमेनिंग कंपोनेंट्स में हमारे सिस्टम यूनिट क्या आता है जी? डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर के अंदर आपके पास ये मदरबोर्ड जो है, इसके ऊपर डाटा किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। तो वो आपके पास ऑन ऑफ की फॉर्म में बीसीडी कोड या फिर ईबीसी डीआईसी कोड या फिर आस्की कोड की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट होता है। अब बीसीडी कोड क्या है? बीसीडी कोड आपके पास बाइनरी डेसिमल कोड है, 4 बिट कोड है, जिसके अंदर आपके पास हर डेसिमल डिजिट जो है वो 4 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये अर्ली कंप्यूटर्स में यूज़ होता था। ठीक है, फिर मॉडर्न हमारे पास इनकोडिंग कौन सी है? ई बी सी डी आई सी इनकोडिंग है, जिसे जो बेसिकली स्टैंड करता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, और ये आपके पास 4 की बजाय 8 बिट कोड था, और इसके अंदर 2 ग्रुप्स थे 4-4 बिट्स के, और हर ग्रुप जो है वो एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, हमें इतना ही बस याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब हमारी आज की इनकोडिंग स्कीम जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकोडिंग स्कीम है, जो कि आंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये आपके पास 8 नहीं बल्कि 7 बिट कोड है, और 128 करेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि इनफ होते हैं किसी भी एक ग्राफिकल डाटा को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, 8 बिट कोड में 256 करेक्टर्स होते हैं। किस तरह से 256 करेक्टर्स होते हैं और उनकी क्या डिटेल्स है, उसकी तरफ नहीं हम जा रहे। बहरहाल हमारे पास ये भी एक इनकोडिंग स्कीम थी। और यूनिकोड आपके पास 16 बिट का कोड है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 65536 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है ये कोड। और ये आपके पास बेसिकली आप आस्की कोड को रिप्लेस करके हम यूनिकोड यूज़ कर रहे हैं। यानी सबसे पहला कोड था 4 बिट का बीसीडी कोड, फिर 8 बिट का ईबीसी डीआईसी कोड आया, फिर आस्की कोड आया आपके पास 7 बिट का। ठीक है, लेकिन इसके अंदर करेक्टर्स आपके पास ज़्यादा थे। और यूनिकोड आपके पास आज का कोड जो कि 16 बिट का कोड है, सबसे ज़्यादा आपके पास बेटर वे में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होने वाला कोड है। बहरहाल ये भी डाटा रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास सिस्टम यूनिट का एक कंपोनेंट आप कह सकते हैं, एक उसका कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जो ये बताता है कि मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू के अंदर और डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डाटा को हमने किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। देन मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी क्या है जी? मेमोरी आपके पास कंप्यूटर का अगेन सिस्टम यूनिट का एक कंपोनेंट है। कंप्यूटर का ये वो एरिया है जो कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है बिफोर एग्जीक्यूशन फ्रॉम द प्रोसेसर एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन फ्रॉम द प्रोसेसर। यानी सीपीयू ने डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने से पहले भी डाटा को हम मेमोरी के अंदर रखते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद भी जो रिजल्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी पे, और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा होता है वो भी मेमोरी के ऊपर ही रखा जाता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है हमें उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन-कौन सी टाइप्स की मेमोरीज़ होती हैं। मेमोरीज़ हमारे पास 2 तरह की होती हैं, वोलेटाइल भी हो सकती है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है। वोलेटाइल नाम से पता चल रहा है, वोलेटाइल निकला है वोल्टेज से, यानी ऐसी मेमोरी आपके पास जिसको वोल्टेज की ज़रूरत होती है अपने डाटा को मेंटेन रखने के लिए, यानी जब तक उसे करंट मिलता रहता है वो अपने अंदर डाटा स्टोर रखता है, और जैसे ही उसको करंट मिलना ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर से डाटा भी इरेज़ हो जाता है, उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जिसके अंदर डाटा जिसके अंदर चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी उसे इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हों या ना दे रहे हों, वो परमानेंटली डाटा को अपने अंदर स्टोर रखता है, उसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और अचानक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद हो जाती है, बिजली चली जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, और आपने जो काम किया होता है अगर आपने उसे किसी परमानेंट स्टोरेज में सेव नहीं किया होता तो आपका सारे का सारा काम जो है अभी काम इरेज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ये कौन सी मेमोरी में होता है? ये वोलेटाइल मेमोरी के अंदर होता है। ठीक है, जिसको जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता रहे तब तक वो अपने कंटेंट को डाटा को रखता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाए तो उसका डाटा डिलीट हो जाता है। वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि सबसे कॉमन मेमोरी है, सबसे ज़रूरी मेमोरी है। इसके बगैर सीपीयू काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सीपीयू को जो भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन चाहिए वो इसी रैंडम एक्सेस मेमोरी से उठाता है, और प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन बनाता है वो भी वो यहीं पे रखता है, यानी इसी वोलेटाइल मेमोरी के अंदर ही रखता है।
ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास रोम आता है, रीड ओनली मेमोरी, और सीमॉस आता है। रोम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस मेमोरी के अंदर बेसिकली हमारा बायोस सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मौजूद होता है। बहरहाल ये क्या होता है इसमें हम बात करेंगे। और सीमॉस आपके पास एक सेल है, ठीक है, एक तरह का, जो कि सीमॉस आप कह लें जी, एक तरह की चिप ही है ये, ठीक है। और ये भी मेमोरी की ही एक टाइप है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। बहरहाल क्या-क्या इनका काम है उसमें हम बात करते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, या फिर इसे वोलेटाइल मेमोरी, या इसे प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और जिस भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ने कंप्यूटर से सीपीयू से एग्जीक्यूट होना होता है, उन्हें सबसे पहले इसी वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर किया जाता है, और जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो भी इस मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। इसकी भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, डी रैम, एस रैम और एम रैम। डी रैम आपके पास स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड एम रैम स्टैंड्स फॉर मैग्नो मैग्नेटोरिस्ट रेजिस्टिव मैग्नो मैग्नेटो रेजिस्टिव सॉरी मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जो आपके पास डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेमोरी है, और ये लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम है। और इसे जो है अपने डाटा को अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए हर वक्त इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सस्ती है, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। एस रैम आपके पास स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये आपके पास फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग के बगैर भी डाटा को कंटेन कर सकती है, ठीक है। ये कम पावर यूज़ करती है, पावर ये भी यूज़ करती है क्योंकि रैम है, तो रैम हमने कहा है वोलेटाइल मेमोरी है, चाहे डी रैम है चाहे एस रैम है, दोनों को पावर तो चाहिए। लेकिन डी रैम को फ्रीक्वेंटली कॉन्टिन्यूसली चार्ज चाहिए होता है, जबकि एस रैम कुछ देर के लिए बगैर चार्ज के भी डाटा को कंटेन कर सकती है। मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी है जो कि डाटा को स्टोर करती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बजाय मैग्नेटिक चार्ज हम इसे प्रोवाइड करते हैं। तीनों को चार्ज करने की ज़रूरत होती है। डी रैम को मोस्ट फ्रीक्वेंट चार्ज करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, और ये सस्ती होती है। एस रैम को कम चार्ज की ज़रूरत होती है, कम पावर की ज़रूरत होती है, और ये महंगी होती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो मैग्नेटो रेजिस्टिव मेमोरी है उसके अंदर आपके पास चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता बल्कि मैग्नेटिक चार्ज होता है, और ये भी अपने डाटा को चार्जिंग के साथ ही कंटेन करती है। एस रैम और डी रैम के दरमियान क्या डिफरेंस है, बेसिक वो इस टेबल में हमें नज़र आ रहा है। एस रैम आपके पास फास्टर है, डी रैम स्लोअर है। एस रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डी रैम कम एक्सपेंसिव है। इसे कॉन्टीन्यूसली पावर रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है एस रैम को, जबकि डी रैम को कॉन्टीन्यूसली ज़रूरत होती है। एस रैम कम पावर यूज़ करता है, डी रैम ज़्यादा यूज़ करता है। एस रैम डाटा को इनडेफिनेटली एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जब तक डाटा कंप्यूटर टर्न होना ही अपने पास डाटा रखता है, लेकिन डी रैम भी डाटा रखता है लेकिन इनडेफिनेट टाइम यानी नॉन डिफाइंड टाइम के लिए ये स्टोर नहीं कर सकता। एस रैम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जबकि आपके पास डी रैम ज़्यादा कम कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। फिर मेमोरी के मॉड्यूल्स को हम नहीं देख रहे, हम इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड रैम देख रहे हैं। अगर हम सीपीयू एंड रैम, अब हम इस वक्त किस टॉपिक की बात करें, हम इस वक्त बात कर रहे हैं मेमोरी वाले टॉपिक की, ठीक है। मेमोरी के अंदर हमने देखा आपके पास मेमोरी आपके पास दो तरह की होती है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये भी आपके पास सिस्टम यूनिट का एक कंपोनेंट है। वोलेटाइल मेमोरी में हम रैम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। रैम की आपके पास 3 टाइप्स हमने देखी। फिर हम एक और इसके अंदर टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड रैम। सीपीयू रैम के दरमियान इंटरेक्शन किस तरह से होती है, ये डायग्राम हमें इंटरेक्शन की बात समझाएगी। देखें जी, सीपीयू एड्रेस बस, डाटा बस, अच्छा 3 बसेस होती हैं जो कि सीपीयू और रैम के दरमियान चलती हैं। अच्छा, अब ये बसेस क्या हैं, बसेस ऐसी बसेस नहीं है जैसे हमारी बसेस हैं, लेकिन काम इनका वही है, डाटा को कैरी करना और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। सीपीयू और रैम के दरमियान सर्किट के ऊपर अगर आप मदरबोर्ड के ऊपर देखें तो कुछ लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। वो लाइंस एक्चुअली क्या होती हैं, वो लाइंस होती हैं आपके पास बसेस, ठीक है। सीपीयू अपना डाटा रैम के पास पहुंचाने के लिए और रैम से डाटा सीपीयू के पास आने के लिए इन बसेस को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सीपीयू जब डाटा रीड करना चाहता है रैम से, तो पहली डायग्राम जो फिगर 3.15 है वो हमें बताएगी कि सीपीयू ने जब रैम से डाटा गेट करना है तो सीपीयू क्या करता है, रीड रिक्वेस्ट कंट्रोल बस पे पुट करता है। कंट्रोल बस पे क्या रिक्वेस्ट लिखता है, रीड,
यानी वो रैम को रिक्वेस्ट करता है रीड की, यानी वो डाटा रीड करना चाहता है। रैम आगे रिस्पॉन्स में उसे क्या करती है, सीपीयू फिर प्लेस करता है कंट्रोल बस पे। रिक्वेस्ट प्लेस करने के बाद सीपीयू उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करता है, उस डाटा की या बाइट की या वर्ड की स्पेस बताता है, एड्रेस बताता है एड्रेस बस पे, जिसकी जो जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, जो डाटा उसे चाहिए। कंट्रोल बस के थ्रू वो रैम को बताता है मुझे डाटा चाहिए। डाटा बस के ऊपर वो सॉरी एड्रेस बस के ऊपर वो उस बस का सॉरी उस डाटा का एड्रेस लिख के रैम के पास भेजता है, जो उसे जिस फाइल की या जिसकी जो वैल्यू उसे चाहिए होती है, ठीक है। और फिर रैम जो है रिस्पॉन्स में उसे क्या भेजता है, रैम रिस्पॉन्स में सीपीयू को डाटा बस के ऊपर डाटा पुट करके भेजता है जो सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया होता है, ठीक है। मेमोरी के पास सीपीयू ने दो बसेस को यूज़ करके रिक्वेस्ट लेके जानी है। कंट्रोल बस पे उसने बताना है कि मुझे डाटा चाहिए है। एड्रेस बस पे उसने उसने बताना है सीपीयू ने कि मुझे कौन सा डाटा चाहिए है। और डाटा बस पे रैम ने सीपीयू के रिक्वेस्टेड डाटा को भेजना है सीपीयू को, ठीक है जी। इसी तरह जब रैम रिक्वेस्ट करता है सीपीयू से कोई डाटा, तो रैम किस तरह से करता है, या फिर रैम नहीं एक्चुअली रिक्वेस्ट करता, सीपीयू जब रीड करता है तब वो क्या स्टेप्स फॉलो करता है हमने देखे। सीपीयू रिक्वेस्ट करता है, देन एड्रेस बताता है और फिर डाटा रैम उसे भेजता है। लेकिन जब सीपीयू ने डाटा राइट करना होता है रैम पे, यानी उसने डाटा एंड इंस्ट्रक्शन उठाया पहले स्टेप में, फिगर 3.15 के अकॉर्डिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन उठाए, उनको प्रोसेस किया, और अब रिजल्ट्स को सीपीयू ने दोबारा रैम पे रखवाना है, तो उसके लिए अगेन वो उन्हीं 3 बसेस को यूज़ करेगा। लेकिन अब तीनों के तीनों मैसेजेस सीपीयू से रैम की तरफ होंगे। पहले 2 मैसेजेस सीपीयू से रैम की तरफ थे, कंट्रोल बस और एड्रेस बस वाला, और 1 मैसेज रैम से सीपीयू की तरफ था। जबकि यहाँ पे सीपीयू ही तीनों मैसेज भेज रहा है। पहले कंट्रोल बस पे वो बताता है सीपीयू क्योंकि वो डाटा राइट करने लगा है। फिर सीपीयू जो है ना एड्रेस बस के थ्रू रैम को बताता है कि वो कौन सा डाटा राइट करने लगा है, ठीक है, कौन सी लोकेशन पे। और फिर सीपीयू जो है ना डाटा बस के थ्रू डाटा राइट कर देता है रैम के ऊपर, ठीक है। रीड करने के 3 स्टेप्स क्या हैं, जिसमें सीपीयू कंट्रोल बस पे बताता है रिक्वेस्ट रीड करने की, एड्रेस बस पे बताता है किस डाटा को रीड करना है, और डाटा बस पे रैम सीपीयू को डाटा फॉरवर्ड करती है। जबकि जब सीपीयू ने डाटा राइट करना होता है रैम पे, तो सीपीयू खुद ही कंट्रोल बस के थ्रू उसे रिक्वेस्ट करता है कि मैंने डाटा राइट करना है, और फिर खुद ही एड्रेस बताता है, लोकेशन बताता है जहाँ पे उसने डाटा को राइट करना है, और फिर जो डाटा उसने राइट करना है वो डाटा बस के थ्रू डाटा राइट भी कर देता है। ये है आपके पास सीपीयू और रैम आपस में किस तरह से इंटरेक्शन करते हुए सीपीयू रैम से डाटा रीड करता है या रैम पे डाटा राइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेमोरी की टाइप है वो है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमने कहा आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी ये जब तक इसे चाहे मिल रहा हो आपके पास चार्ज या ना, यानी कंप्यूटर को हम बंद भी करते हैं तब भी इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है। अच्छा, रोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो ये है कि रोम जो है आपके पास बायोस सिस्टम कंटेन करती है। अब बायोस सिस्टम क्या है, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने में जो थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है, ठीक है, ऑन होने का जो उसका ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, जिसके अंदर आपके पास सामने वेलकम विंडो या आपके पास चेकिंग विंडो आती है, जिसके अंदर आपके पास एक सर्कल रिवॉल्व करता जा रहा होता है और आप वेट कर रहे होते हैं कब कंप्यूटर ऑन हो। तो वो जो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर जो है वो ऑन हो रहा होता है, चल रहा होता है अभी, तो वो सारा टाइम पीरियड एक्चुअली इनपुट आउटपुट का टाइम कहलाता है। उसे हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट कहते हैं। और वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए जो कोड है वो रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है। जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तब भी स्टोर रहता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो अभी आपके पास बाकी मेमोरीज एक्टिव नहीं होती, लेकिन रोम वाली मेमोरी एक्टिव होती है, और वहाँ से BIOS सिस्टम, बायोस सिस्टम रन होना शुरू होता है, और आपके कंप्यूटर के साथ जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं या नहीं है, ठीक है। अगर कहीं पे कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे एरर आ जाता है और आपका सिस्टम ऑन नहीं होता। लेकिन बायोस जब पूरे तौर पर अपनी तसल्ली कर लेता है, चेकिंग कर लेता है, तो फिर आपका कंप्यूटर ऑन होता है। और वो बायोस वाला जो कोड है वो किसके अंदर लिखा होता है, रोम के अंदर। और जब आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तब भी उसके अंदर वो स्टोर होता है। रोम की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईपी रोम। अच्छा, रोम का नाम है रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब है आप सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं, इस पर डाटा राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो PROM आपके पास ऐसी रोम है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन
सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन कर सकता है? इसको कब किया जा सकता है? जब ये इनिशियली ब्लैंक होती है, इसके ऊपर एक दफ़ा आपने जो कोड लिख दिया है, हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। जबकि ईपीरोम आपके पास ऐसी टाइप है रोम की जिसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं, इसके ऊपर डाटा को इरेज़ करके नया डाटा लिखने के लिए। अब ईपीरोम आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसका मतलब है इसके लिए स्पेशल डिवाइसेस नहीं चाहिए, बल्कि इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू हम इसके ऊपर से डाटा इरेज़ करके लिख सकते हैं। वैसे तो रोम के ऊपर डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप पीरोम यूज़ करें तो उसपे शुरू में एक दफ़ा मैन्युफैक्चरर ने जिसने बनाया है, जिसने वो कंपनी ने बनाया है, उसने जो लिख दिया वही रहेगा, या यूज़र ने लिख दिया वही रहेगा। जबकि पीरोम के अंदर सॉरी ईपीरोम के अंदर उसे इरेज़ किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू, यानी हर कोई नहीं कर सकता। जबकि ईपीरोम हमारे पास रोम की ऐसी टाइप है जिसके डाटा को इरेज़ करके चेंज किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू किया जाता तो ये हर कोई कर सकता है, ठीक है? देन रैम एंड रोम में डिफरेंस बताया हुआ है, पीरोम एंड ईपीरोम में डिफरेंस है, उसे आपने देख लेना है। एक और मेमोरी हमारे पास जो थर्ड टाइप की मेमोरी है, वो आपके पास कैशे मेमोरी है, या यूँ कह लें आपके पास अम अ, हाँ जी, मेमोरी की ही एक टाइप है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपके पास एक स्मॉल साइज़ की मेमोरी होती है, और ये मेमोरी कहाँ एग्ज़िस्ट करती है? ये आपके सीपीयू और रैम के दरमियान एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है जी। लेवल्स अगर हम इसके देखें तो लेवल 1 जो है वो सीपीयू के अंदर, लेवल 1 एंड 2 समझ लें सीपीयू के अंदर होती है, लेवल 1 एंड 2 वाली कैशे, और लेवल 3 वाली कैशे सीपीयू और रैम के मेमोरी के रैम के दरमियान में होती है। सीपीयू की अपनी मेमोरी भी होती है, जो रजिस्टर्स होते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैशे आपके पास स्मॉल फास्ट मेमोरी है, इसका मकसद क्या है? आपके पास डाटा को फास्टली कम्युनिकेट करवाना, ट्रांसफ़र करवाना सीपीयू एंड रैम के दरमियान। सीपीयू यानी कि जो डाटा रीड करना चाहता है या राइट करवाना चाहता है मेमोरी में से, अगर वो कैशे के ऊपर पहले रखवा दे, तो कैशे से आपके पास फास्टली कैशे की मदद से डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है रैम एंड सीपीयू के दरमियान, ठीक है? जिसकी डिटेल्स को आपने यहाँ से रीड कर लेना है। फ्लैश मेमोरी भी हमारे पास मेमोरी की एक टाइप है, जो कि नॉन वोलेटाइल ही है, यानी अपने डाटा को ही कंटेन करती है, चाहे कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए। फ्लैश मेमोरी बेसिकली वही जो आप यूज़ करते हैं यूएसबी या फ्लैश कार्ड्स, या फिर मोबाइल फ़ोन्स या डिजिटल कैमरा के अंदर जो आप कार्ड्स यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी फ्लैश मेमोरी की टाइप्स हैं, जो कि आप जिसके अंदर ना सिर्फ डाटा रख सकते हैं, बल्कि उसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करवा सकते हैं ईज़िली। सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड की एक सेमीकंडक्टर है। अच्छा, ये भी नॉन वोलेटाइल है। कैशे मेमोरी आपके पास वोलेटाइल है, ठीक है। रैम भी वोलेटाइल है, जबकि रोम, फ्लैश मेमोरी और सीमोस आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ हैं। ठीक है, यानी अपने कंटेंट को रखती हैं चाहे कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए। सीमोस आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की स्टोर करता है। बस हमें इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना। ठीक है, मेमोरी से डाटा को रीड करने के लिए जो हम डिफरेंट एक्सेस टाइम होता है, उसे हम मेजर करने के लिए मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड एंड मेगाहर्ट्ज़ की यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का मेमोरी के बाद, वो है एक्सपेंशन कार्ड्स एंड स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड्स एंड स्लॉट्स क्या होते हैं? एक्सपेंशन कार्ड्स आपके पास ऐसे मेटल के या फिर किसी भी मटेरियल के, मोस्टली मेटल या प्लास्टिक के बने हुए कार्ड्स होते हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं। किस मकसद के लिए? ये कंप्यूटर की कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी कंप्यूटर के अंदर अगर हमने ऐड करनी है, तो वो हम एक्सपेंशन कार्ड्स के थ्रू करते हैं, और एक्सपेंशन कार्ड्स जिस होल्डर में लगते हैं उन्हें हम स्लॉट्स बोलते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, तो हम उसके लिए उसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाते हैं। इस कार्ड को हम अडॉप्टर कार्ड, अडॉप्टर बोर्ड या फिर ऐड ऑन कार्ड भी बोलते हैं, और इसके लिए मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट्स बनी होती हैं, यानी समझ लें जी खाली जगह होती हैं, जिसके अंदर हम इस कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स एंड यूएसबी अडॉप्टर्स भी हमारे पास एक तरह के कार्ड्स हैं, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं, और इनकी स्लॉट्स और इनकी जो लगाने की प्लेसिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड्स हमारे पास वीडियो कार्ड्स हो सकते हैं, साउंड कार्ड्स हो सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकते हैं,
टीवी ट्यूनर कार्ड हो सकते हैं, ठीक है। इन कार्ड्स के नाम हमने ऐसे याद कर लेने हैं। कार्ड्स क्या हैं, कंप्यूटर के अंदर वीडियो कार्ड जो है वो वीडियो की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए है, साउंड कार्ड साउंड की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, टीवी ट्यूनर कार्ड आपके पास कंप्यूटर को टीवी के साथ या टीवी जैसा काम लेने के लिए कंप्यूटर से टीवी ट्यूनर कार्ड लगाया जाता है। ये 4 तरह के कार्ड आपके पास कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए लगाए जाते हैं, और जिस चीज़ में लगाए जाते हैं उन्हें हम स्लॉट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास पोर्ट्स क्या हैं जी, पोर्ट आपके पास एक इंटरफेस या फिर कनेक्शन पॉइंट है जिसके अंदर हम डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। आपके कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई पोर्ट चाहिए, ठीक है। कुछ पोर्ट्स गोल होती हैं, ठीक है, होल्स वाली, पिन्स वाली। कुछ आपके पास होती हैं जी यूएसबी वाली पोर्ट्स होती हैं, एंड डिफरेंट टाइप की। अगर आप सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे देखें या फ्रंट साइड पे देखें तो वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की पोर्ट्स नज़र आती हैं जिनके साथ हम अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे मोस्टली आपके पास पहले जो कीबोर्ड या माउस थे उन्हें कनेक्ट करने के लिए गोल पिन्स थी, और उनकी पोर्ट्स भी जो है ना वो ऐसी थी जो कि गोल पिन्स को अपने अंदर जो लगा सकें, जैसे कि टीवी केबल की पोर्ट होती है। लेकिन अब वो एडवांस होती जा रही है और हमारे पास हम गोल वाली पोर्ट से निकल के यानी पिन पोर्ट से निकल के हम यूएसबी पोर्ट की तरफ आते जा रहे हैं। मोस्टली अब हमें हमारे कंप्यूटर्स पे यूएसबी पोर्ट्स नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप देखें तो लैपटॉप में आपको मल्टीपल पिन्स वाली पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा डिफरेंट तरह की पोर्ट्स और भी नज़र आएंगी। जैसे कि पोर्ट्स अगर हम उनकी कैटेगरीज बनाएं तो 2 पोर्ट्स होती हैं आपके पास। जो पोर्ट्स होती हैं उसमें से 2 सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट हैं। फिर हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है, थंडरबोल्ट पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है, फायरवायर पोर्ट है, ई सेटा पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है एंड ऑडियो पोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा अदर पोर्ट्स में अगर हम देखें तो एम आई डी आई एस सी एस एंड एक्सेट्रा, इनके हमने सिर्फ नाम याद रखने हैं, और ब्लूटूथ पोर्ट, ये सारी हमारे पास इसकी पोर्ट्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इसमें से हम कुछ पोर्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि सीरियल पोर्ट्स ऐसी पोर्ट्स होती हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर एक सीरियल वाइज एक जो है ना होल्स इसके अंदर बने हुए हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह की डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसका नाम हमने सीरियल क्यों रखा है और पैरेलल का नाम हमने पैरेलल क्यों रखा है? क्योंकि सीरियल पोर्ट्स ऐसी पोर्ट्स हैं जो कि एक बिट को एक टाइम पे ट्रांसफ़र करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं, यानी 1-1 बिट करके ये डाटा को लेती हैं। इन्हें हम कॉम पोर्ट्स भी बोलते हैं। जबकि पैरेलल पोर्ट्स ऐसी पोर्ट्स हैं जो कि बहुत सी बिट्स को एट अ टाइम कंप्यूटर तक पहुंचा सकती हैं। यानी अगर हम किसी डिवाइस को, कीबोर्ड को अगर हम सीरियल पोर्ट से अटैच करते हैं तो ये आपके पास एक-एक बिट करके कंप्यूटर के पास पहुंचाएगी। जबकि पैरेलल पोर्ट्स जो हैं, अगर पैरेलल पोर्ट के साथ हमने आपके कीबोर्ड को कनेक्ट किया तो ये एक-एक बिट नहीं बल्कि मल्टीपल मैनी बिट्स को एक साथ रीड करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट देखें तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट यूएसबी पोर्ट जो हमारे पास होती है वो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है। थंडरबोल्ट पोर्ट आपके पास बेसिकली ऐसी पोर्ट है जो कि डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, जैसे कि यूएसबी एंड फायर वायर पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे कि वेस्टर्न डिजिटल ऑडियो एंड प्रोसेसिंग के लिए जो आपके पास है, यानी कुछ ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग की जो डिवाइसेस हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए थंडरबोल्ट पोर्ट यूज़ होती है। कुछ यूएसबी पोर्ट से ये मिलती जुलती पोर्ट है। एचडीएमआई पोर्ट कौन सी पोर्ट होती है? ये वो पोर्ट है जिसके साथ हम आपके पास जिसके साथ हम बेसिकली अपना कनेक्ट करते हैं अपने मोनीटर्स, डीवीडी प्लेयर्स एंड टेलीविजन एंड गेम कंसोल को जो है ना हम कनेक्ट करते हैं, या एक्चुअली हम इसे मल्टीमीडिया पोर्ट करते हैं। एचडीएमआई पोर्ट के थ्रू हम अपना जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है उसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। फायरवायर पोर्ट आपके पास अगेन देखने में यूएसबी पोर्ट जैसी होती है, लेकिन यूएसबी पोर्ट से थोड़ी सी ये हटकर होती है, ठीक है। और ये 63 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकती है। ई सेटा पोर्ट आपके पास आपको नज़र आ रही है तस्वीर में कैसी पोर्ट है, इसका नाम है जी एक्सटर्नल सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पोर्ट,
और ये एक्सटर्नल साटा हार्ड डिस्क एक स्पेसिफिक हार्ड डिस्क का नाम है, उसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए ई साटा पोर्ट यूज़ होती है। ईथरनेट पोर्ट आपके पास बिल्कुल फ़ोन जैसी पोर्ट है, जैसे फ़ोन के अंदर आप जो उसकी पिन लगाने के लिए जो पोर्ट देखते हैं, जिसके अंदर आपके पास वो प्लग इन एंड डॉक हो जाती है आपके पास वायर, वैसे ही ये ईथरनेट पोर्ट होती है और ये इंटरनेट को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। ऑडियो पोर्ट आपके पास मोस्टली गोल पिन वाली पोर्ट्स होती हैं, हेडफ़ोन्स, माइक्रोफ़ोन्स एंड स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है जी। पोर्ट्स का क्या मकसद है? पोर्ट्स का मकसद है पेरिफेरल डिवाइसेज़ यानी आउटसाइड जो कंप्यूटर से डिवाइसेज़ हैं, उन्हें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स को यूज़ करते हैं और ये कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के बाहर की तरफ होती हैं या सामने की तरफ होती हैं। अगर लैपटॉप पे देखें तो उसके साइड्स पे ये पोर्ट्स होती हैं। डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, सीरियल पोर्ट्स वो सारी पोर्ट्स हैं जो एक-एक बिट करके डाटा कंप्यूटर तक लेके जाती हैं, पैरेलल पोर्ट्स वो हैं जो मल्टीपल बिट्स को कंप्यूटर तक एक साथ लेके जाती हैं। यूएसबी पोर्ट आपके पास वो पोर्ट है जिस पे आप यूएसबी डिवाइसेज़ और यूएसबी कनेक्टर वाली जो डिवाइसेज़ हैं उन सबको कनेक्ट करते हैं। थंडरबोल्ट पोर्ट कुछ यूएसबी पोर्ट से मिलती-जुलती है। एचडीएमआई पोर्ट आपके पास प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। फायरवायर पोर्ट अगेन कुछ यूएसबी पोर्ट से मिलती-जुलती है, लेकिन इसका मकसद क्या है? फायरवायर हब जो एक डिवाइस है उसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। ई-सेटअप पोर्ट आपके पास साटा जो हार्ड डिस्क है उसे कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। शेप इसकी कैसी होती है वो हमें नज़र आ रही है। ईथरनेट पोर्ट आपके पास टेलीफ़ोन जैसी पोर्ट होती है और इसका मकसद होता है इंटरनेट को कनेक्ट करना, यानी टेलीफ़ोन लाइन से जो आपके पास वायर आ रही होती है उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कंप्यूटर पे बनाते हैं। और ऑडियो पोर्ट वो पोर्ट है जो कि हेडफ़ोन्स, माइक्रोफ़ोन्स और स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। ये हमने यहाँ तक देखा आपके पास पोर्ट्स के बारे में। अदर पोर्ट्स जो हैं उनके सिर्फ़ आप नाम याद कर लें, इसके अलावा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज हमने जिन कंपोनेंट्स को देखा सिस्टम यूनिट के, उसमें हमारे पास आता है जी मेमोरी। मेमोरी को हमने देखा। इसके अलावा हमने आपके डाटा की रिप्रेजेंटेशन देखी कि सिस्टम यूनिट के अंदर डाटा की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। फिर मेमोरी और उसकी टाइप्स हमने देखी हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़, कैशे मेमोरी एंड एक्सेट्रा, ये सारी मेमोरीज़ हमने देखी हैं। फिर हमने एक्सपेंशन कार्ड्स एंड स्लॉट्स के बारे में बात की। एक्सपेंशन कार्ड्स एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए जहाँ लगते हैं उन्हें स्लॉट्स बोलते हैं। फिर हमने पोर्ट्स की बात की है। हमारे पास जितने भी आउटसाइड कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के आगे या पीछे कुछ पोर्ट्स मिलती हैं जिसके साथ हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। फिर हमने जो है इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सिस्टम यूनिट के जो कंपोनेंट्स रह गए हैं उनमें से 2 कंपोनेंट्स में बसेस और बेस शामिल हैं, ठीक है। बसेस और बेस का सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके अलावा पावर सप्लाई एंड बैटरी की हम बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड, इसका जस्ट हम जो है पॉइंट्स में से हम देखेंगे। या चलें इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। उसका नेक्स्ट जो है वो हम बसेस, बेस और रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम यूनिट के, हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर में आप मेमोरी को देखें, एक्सपेंशन कार्ड्स एंड स्लॉट्स को देखें और जो है पोर्ट्स को देखें जो कि सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स में शामिल है। 3 कंपोनेंट्स हमने देखे हैं, 4 चीज़ें हमने देखी हैं। एक डाटा रिप्रेजेंटेशन, दूसरा मेमोरी, तीसरा एक्सपेंशन कार्ड्स एंड स्लॉट्स और चौथा पोर्ट्स।